हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बार स्वागत है फिर मेरा आपके यूट्यूब चैनल पर डीके शर्मा गुड़गांव। और मैं हूं आपके बीच में डीके शर्मा। सो गाइज, हम आज कोई प्रॉपर्टी रिव्यू करने नहीं आए हुए हैं, हम अपने ऑफिस में ही आपको बैठ के एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो मैं आज बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि गाइज आपकी छोटी सी एक गलती आपकी जीवन भर की कमाई को ख़त्म कर सकती है। सो गाइज, प्रॉपर्टी परचेज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, हम उस पर बात कर रहे हैं। सो गाइज, सब बात करता हूँ मैं कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं प्रॉपर्टी प्रकार के बारे में बात करूँ तो एक रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल के ऊपर। सो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या हमारे हुडा में क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हमारे प्राइवेट कॉलोनाइजर के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो हम उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और मेरी वीडियो बनाई हुई आपको पसंद आए तो आप उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की कि अब प्राइवेट कॉलोनाइजर के साथ में जब हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। सो गाइज, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर हमारा एक सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बिल्डर के साथ में परचेज करते हैं। तो उसके बाद में गाइज हमारा होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। बिल्डर बायर एग्रीमेंट गाइज वो चीज़ है जिसके अंदर बिल्डर और आपके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस प्रोजेक्ट के बारे में, कब उसका पोजीशन होना है, क्या उसकी कंडीशन है, कब कब वो पेमेंट्स लेगा आपसे, पेमेंट प्लान भी उसके साथ में होता है। सो गाइज, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट के बाद में गाइज हमारा आता है कन्वेंस डीड। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कन्वेंस डीड होता क्या है जी। कन्वेंस डीड एक रजिस्ट्री ही होती है जो कि बिल्डर जब भी फर्स्ट टाइम किसी अलॉटी के नाम पे रजिस्ट्री कराता है तो उसको वो लिखता है कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड उसके बाद में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हमारी होती हैं उनको लिखते हैं हम सेल डीड। सो गाइज, ये हमारा थर्ड एक पेपर हो गया कन्वेंस डीड, जो कि सबसे बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ में हमारी पेमेंट रसीदें भी होती हैं जो हमने पेमेंट की होंगी अभी तक। और उसके साथ में ही हमारा जब कन्वेंस डीड बिल्डर करता है तो उसके साथ में ही हमारा करता है वो पोजीशन लेटर क्रिएट होता है, पोजीशन लेटर। और उसके बाद में हमारा आता है फिजिकल पोजीशन, क्योंकि हम बिल्डर के साथ में जब अलॉटमेंट एंड बिल्डर बायर एग्रीमेंट, कन्वेंस डीड और पोजीशन लेटर जब हमारा निकल जाता है तो हम फिजिकली पोजीशन लेने जाते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वहाँ पे एक पेपर बनता है फिजिकल पोजीशन लेटर। सो गाइज, ये 4 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। 4 से 5 डॉक्यूमेंट हैं ये, जो कि आपको जब भी प्रॉपर्टी आप परचेज करने जाएं कहीं भी तो ये ओरिजिनल होने ज़रूरी है। ओरिजिनल होने ज़रूरी है। अगर किसी में कोई पेपर मिस है तो या तो उस प्रॉपर्टी ओनर से वो पेपर मिस हो चुका है और या फिर कोई और भी गड़बड़ हो सकती है गाइज, कि कहीं किसी को दे दिया उसने, किसी से पैसे वैसे ले लिए हो, तो ये भी हो सकता है। सो इन बातों का बहुत ज़रूर ध्यान रखें कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने ज़रूरी हैं। बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ मैं कि अब आप बात करेंगे कि जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास हैं, अब इसकी हम लीगलिटी कैसे चेक करें कि इसने लोन तो नहीं ले रखा है इस प्रॉपर्टी पे या किसी को बेच तो नहीं रखी। तो गाइस, किसी को बेच तो नहीं रखी, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट से उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा लीजिए। बहुत ही इजी होता है वो निकलवाना। आप उसकी कॉपी लीजिए उससे और उसमें बसी का नंबर होगा उसका, और आप कोर्ट के अंदर या फिर उन्हीं को बोलिए आप जो ओनर है कि सर इसकी हमें एक सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा के दे दीजिए। ये भी हो सकता है, या फिर अपने एंड पे भी आप चेक कर सकते हैं। सो आपकी कोर्ट से जब सर्टिफाइड कॉपी निकल जाती है तो इट मीन्स कि वो कोर्ट के अंदर अभी वही ओनर है जिसके नाम पे अभी प्रॉपर्टी चल रही है। सो ये आपकी चेक हो जाएगी। अब बात करते हैं हम कि लीगलिटी कैसे। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन उसने ले रखा या नहीं ले रखा।
अगर दोस्तों वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेती है तो उसके पास में ओरिजिनल कागजात जो है वो नहीं होते, क्योंकि बैंक जो है वो अपने पास रख लेता है जब भी आपको लोन देता है। अगर हम बात करें कि जी किसी के पास में सर्टिफाइड कॉपी है और वो वाकई में लीगल ओनर है और उससे पेपर गुम हो चुके हैं, उसने सारी प्रक्रिया करा रखी है जी कि मेरे तो पेपर गुम हो चुके हैं और उसने शायद लोन ले रखा हो, ये भी हो सकता है। सो उसके लिए हम क्या करें दोस्तों, मैं आपको सबसे बढ़िया सजेशन देना चाहता हूँ कि आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन अप्लाई करें। भले ही आप 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का उस प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख रुपए का लोन ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो है लीगलिटी चेक हो जाएगी सभी बैंकों के साथ में कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन वगैरह नहीं है। सो दोस्तों ये तो बात होगी हमारी प्रॉपर्टी प्राइवेट कॉलोनाइजर के साथ में ये डॉक्यूमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं हुडा के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट गाइस सभी पेपर सेम होते हैं, बट 1-2 पेपर ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलोनाइजर के यहाँ होता है हमारा अलॉटमेंट लेटर, हुडा में हमारा होता है फॉर्म सी जो होता है हुडा में वो अलॉटमेंट लेटर ही होता है। उसके बाद में हमारा हुडा क्या करता है जी, पेमेंट्स लेता है हमसे, तो पेमेंट रसीदें क्रिएट होती है। उसके बाद में हमारा हुडा कन्वेंस डीड कर देता है एंड कन्वेंस डीड के बाद में पोजीशन कर देता है। ये तो हो गया हमारा जो ओरिजिनल अलॉटी है। अगर हमारी कोई सेकंड सेल है तो हुडा के अंदर एक पेपर क्रिएट होता है री अलॉटमेंट लेटर जो है वो एक पूरी चेन का हिस्सा बनता है कि इस बंदे के पास ये प्रॉपर्टी थी पहले, अब इसके नाम ट्रांसफर कर दी गई है ये, और उसका री अलॉटमेंट लेटर एक नया निकल जाता है। सो गाइज ये पेपर मैंने आपको आज बताए हैं कि ये पेपर आप बहुत ही जरूरी केयरफुली आप देखें। सो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण एक बात आपको और साझा करना जरूरी समझ रहा हूं मैं कि कोई भी डील आप अगर करें तो कोई ना कोई एक उसमें रियल एस्टेट एजेंट को भी साथ में लें, जिससे कि आपकी कागजी कार्रवाई जो है वो ब्रोकर आपको वेरीफाई कराने में मदद करे और आपकी डील को भी मैच्योर कराने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि कई बार चीज़ें बहुत सारी विदाउट जो ब्रोकर्स की डीलें होती हैं, देखो हो जाती है नो डाउट, मैं मना नहीं करता, बट कई बार दिक्कतें फेस आउट होती हैं क्योंकि जो चीज़ें एक ब्रोकर को पता होंगी शायद वो आपको ना पता हो। सो कोशिश करें कि कोई ना कोई ब्रोकर को डील में अंदर रखें और उसको वेरीफाई करें ब्रोकर को भी कि उसके पास रेरा लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि रेरा लाइसेंस होगा तो एक थोड़ा सा अच्छा एक इमेज का डीलर होगा वो। सो दोस्तों आने वाले टाइम में भी मैं आपको एक से एक बढ़िया अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ। सो मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो एक बार दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी अभी आने वाले टाइम में मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि आपको यकीनन पसंद आएगी। सो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।